जानते हैं तो गाइए या फिर। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो जी हां, एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। राम मंदिर को लेकर एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। शिलान्यास के मौके पर धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश रची गई थी। यह साजिश पीएफआई संगठन ने रची थी। पीएफआई ने एक डमी संगठन बनाया था। 5 अगस्त की सुबह 10 बजे से नफरत भरे पोस्ट सोशल मीडिया पर लगातार डाले जा रहे थे। लखनऊ से पीएफआई के डमी संगठन ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। अब्दुल मजीद को काकोरी से गिरफ्तार किया गया। वो 5 अगस्त को दिल्ली से लखनऊ आया था। बहराइच से एसडीपीआई के मीडिया प्रभारी साहेब आलम समेत 3 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से विवादित पोस्टर बरामद किए गए हैं। तो राम मंदिर शिलान्यास के दिन पीएफआई की तरफ से एक बड़ी साजिश करने की ठानी गई थी। इसको लेकर सोशल मीडिया से कुछ ऐसे पोस्ट भेजे गए थे लोगों तक जो कि धार्मिक उन्माद को फैला सकते थे। अब इसमें गिरफ्तारी हुई है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो राम मंदिर को लेकर बहुत बड़ी साजिश रची गई थी और इसी साजिश के तहत कुछ ऐसे धार्मिक उन्माद फैलाने वाले सोशल मीडिया पर पोस्ट भेजे गए थे, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और इस पूरे मामले पर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनुपम मिश्रा न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ेंगे। अखिलेश कुमार बहराइच से हमारे साथ होंगे। ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ होंगे। पहले अखिलेश के पास ही चलते हैं। अखिलेश, जिस तरह से साजिश रची गई थी शिलान्यास के दिन यानी 5 तारीख को कुछ ऐसे पोस्ट किए गए थे जो बताया जा रहा पीएफआई की तरफ से दिए गए थे और वो धार्मिक उन्माद को फैला सकते थे, लेकिन समय पर उस साजिश का पर्दाफाश हो गया। जी नीलू, बता दूं एक बड़ी साजिश जो रची जा रही थी बहराइच में, उसका पुलिस ने पर्दाफाश किया है बहराइच पुलिस ने। और आपको बता दूं ये जो 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं जलवर रोड से, जो पुलिस ने गिरफ्तारी की है, इसमें एक पूर्व का पीएफआई का एजेंट रहा है। अब जो एक नई जो इन्होंने संगठन बनाया है एसडीपीआई, जो केरल से इसके तार जुड़े हैं, बहराइच पुलिस का कहना है, उसका ये मीडिया प्रभारी बहराइच का है, जिससे ये जो है 3 लोगों बैठ के जो है सोशल मीडिया पे ग्रुप बना के उन्माद जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट थे, भड़काने वाले विशेष समुदाय को भड़काने वाले पोस्ट थे, पेपर इनके पास से बैनर बरामद किए गए हैं। सोशल मीडिया पे कई ऐसे टिप्पणी की गई थी जिनको डिलीट किया गया है बहराइच पुलिस द्वारा और उनकी गिरफ्तारी की गई है। बिल्कुल अखिलेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि पीएफआई का कनेक्शन उत्तर प्रदेश से बहुत पुराना और खासतौर पर अगर हम बहुत करीब की बात करें तो 2019 में जिस तरह से सीए और एनआरसी का प्रदर्शन हुआ था, उस वक्त भी हमने देखा था बहुत सक्रिय भूमिका पीएफआई की थी और लगातार वो भड़काऊ भाषण, पोस्टर, बैनर, तमाम चीजें लेकर सामने आ रहा था। तो क्या अब जो लोग बहराइच में पकड़े हैं, क्या लगातार पीएफआई पर नजर थी पुलिस की और लगातार उनकी हरकतों पर की मॉनिटरिंग की जा रही थी? किस तरह से इनको पकड़ा गया? नीलू, मैं बता दूं बहराइच में ये पहली घटना नहीं है इस तरीके की। हर साल कुछ ना कुछ ऐसे अराजक तो पकड़े जाते हैं जो इस काम में सम्मिलित होते हैं। बहराइच में पीएफआई के पहले भी कई एजेंट पकड़े जा चुके हैं। सीए एनआरसी जो हिंसा हुई थी, इधर बहराइच में भी हिंसा बड़े पैमाने पर हुई थी, उसमें जो यूपी एटीएस ने 7 लोगों जो पीएफआई के एजेंट बहराइच में सक्रिय थे, 7 लोगों को बहराइच से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद बहराइच पुलिस द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही थी सोशल मीडिया पे कि कहीं किसी तरीके से कोई ऐसी उन्माद या धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी न फैलाई जाए। और खासकर राम मंदिर का जब शिलान्यास होना था, उसी के दौरान बहराइच पुलिस ने सक्रिय थी, लगातार सोशल मीडिया पे टीम बना के सक्रिय एसपी बहराइच ने एक टीम बनाई थी। बिल्कुल, जरवल से लगातार इन पर नजर बनाए हुए थे। ऋषभ भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। ऋषभ, अगर पीएफआई की बात की जाए 2010 से उत्तर प्रदेश में सक्रिय है और खासतौर पर 2019 की बात की जाए तो उस समय कहा यह गया था कि इनके तरफ से भड़काऊ भाषण दिए गए थे, पोस्ट कई सोशल मीडिया पर किए गए थे और कहीं ना कहीं दंगा भड़काने का भी इन पर आरोप है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोशिश की थी कि इसको बैन किया जाए, लेकिन अभी भी ये बैन नहीं हुआ है, लेकिन लगातार सरकार की नजर इस संगठन पर।
जी नीलू, देखिए पहले पीएफआई पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से चलता था। जब पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया गया तो इस संगठन ने अपना नाम बदला, लेकिन काम नहीं बदले। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में तब्दील हो गया और देश के कई राज्यों में इस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और ये हमेशा ऐसे मौके तलाशता है कि जब ये धार्मिक उन्माद भड़का सके, दंगा फैला सके और समुदाय विशेष के लोगों को किसी नकारात्मक रास्ते पे ले जाकर के सरकार के खिलाफ भड़काया जा सके। दिसंबर 2019 तारीख को 20 तारीख को दिसंबर में हमने देखा जब सीए एनआरसी के खिलाफ विरोध हुआ था। उस विरोध में भी जो हिंसक प्रदर्शन हुआ था उसके पीछे पीएफआई के लोगों का नाम आया था। लखनऊ से पीएफआई के पदाधिकारी को गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद ये कोशिश की जा रही थी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कि उसकी फंडिंग पर रोक लगाई जाए, इस संगठन को बैन किया जाए, लेकिन अभी तक उसमें कोई उल्लेखनीय सफलता हासिल नहीं हुई है। अब ये दूसरा मौका 5 अगस्त 2020 जब देश और दुनिया पूरा देख रही थी अयोध्या की ओर, 5 अगस्त 2020 को जब भूमि पूजन हो रहा था, भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आरंभ हो रहा था, उसमें विघ्न डालने के लिए पीएफआई ने तैयारी कर रखी थी। और यही वो दिन 5 अगस्त वही दिन है जब जम्मू कश्मीर में पिछले साल आर्टिकल 370 हटाया गया था। तो इन्होंने अपना एक अभियान बना लिया था, रिटर्न बाबरी मस्जिद टू मुस्लिम। ये हैशटैग भी ट्रेंड करवाया जा रहा था ट्विटर पे और इस तरह के पोस्टर बना के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे किसी नाम से और कोशिश कर रही है कि इसको बैन किया जाए, लेकिन वो पुख्ता सबूत, वो सारी मटेरियल सरकार के हाथ में नहीं आ रहा है और शायद यही वजह है कि पीएफआई पर शिकंजा। क्या इसको हम इस तरह से भी देखें कि लगातार पीएफआई अलग अलग नामों से बदल रही है, अपना जो अपना सेल चलाती है वो अलग अलग नामों से चला रही है, जिसकी वजह से थोड़ा इनको पकड़ पाना मुश्किल हो रहा है? जी नीलू, बिल्कुल सही बात कही आपने। पीएफआई के ऊपर सरकार की नज़र है, उसको बैन करने की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन कुछ समय पहले ही पीएफआई ने अपना एक पॉलिटिकल विंग बना लिया एसडीपीआई के नाम से, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। और अभी जो लखनऊ से गिरफ्तारी हुई अब्दुल मजीद की, उससे एक बड़ा खुलासा हुआ है। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल नाम की संस्था भी इन्होंने एक बना ली है, जिसके माध्यम से ये सिर्फ इमामों को जोड़ रहे हैं। अब्दुल मजीद शाहदरा नई दिल्ली का रहने वाला है, कुछ समय पहले ही काकोरी आता है लखनऊ में, यहाँ पर किराए पर कमरा लेता है और इसी से साबित होता है कि तैयारी कर रखी थी पीएफआई ने, अपने जो डमी चेहरे हैं, अपने जो मुखौटे हैं, उनके माध्यम से 5 अगस्त को धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, दंगा भड़काएंगे। और 5 अगस्त ही वही दिन है जब पिछले साल तो ये नाम बदल कर पीएफआई अपने जो भी आगे की रणनीति है उसको बनाता है और उस तरह से ये धार्मिक उन्माद फैलाने की लगातार कोशिश कर रहा है। अनुपम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, अगर पीएफआई की बात की जाए, हमने समय समय पर देखा कि अपना नाम इन्होंने चेंज किया और उस हिसाब से सोशल मीडिया पर ये सामने आए हैं, अपना इन्होंने सेल चलाया है। बहराइच की बात की जाए तो एक अलग नाम से यहां पर यह संगठन चलाया जा रहा है, यानी डमी काफी ज्यादा ऐसे संगठन है जिनको इन्होंने तैयार किया है जो एक साथ कई जगह पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल नीलू, देखिए सबसे बड़ी बात यह हमें समझना यह होगा कि पीएफआई किस तरीके से अपना नेटवर्क संचालित करती है और किस तरीके से अन्य अन्य राज्यों में, अलग अलग राज्यों में पीएफआई के नेटवर्क चल रहे थे। और आपको याद होगा 2019 में जब सीएए को लेकर हिंसा भड़की थी तब पीएफआई का नाम सामने आया था, तब पीएफआई के तमाम सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, उन पर एक्शन लिया गया था। तब से एक महत्वपूर्ण बात यह निकल के आई कि पीएफआई के जितने भी लोग अपना ऑपरेशन चलाते हैं, नेटवर्क चलाते हैं, वो सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर भी अगर हम देखें, चाहे बहराइच में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं या लखनऊ में जैसा कि ऋषभ बता रहे हैं गिरफ्तार हुए हैं, और इससे पहले पीएफआई के जितने भी सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है वो सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार सोशल मीडिया पर खास निगरानी रखती है। ऐसे लोगों पर, ऐसे लोग चिन्हित किए जाते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है। यहां भी आप देखिए कि पीएफआई के सदस्य जो अलग अलग राज्यों में अपना नेटवर्क चला रहे थे, या फिर दिसंबर में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोगों को पकड़ा गया, उस वक्त भी पोस्टर छापे गए थे। और यहां मैं दिखाना चाह रहा हूं और ये मौके का इंतजार करके ही इस तरह से भड़काऊ पोस्ट जारी करते हैं, पोस्टर जारी करते हैं। अनुपम के हाथ में एक पोस्टर भी है। साजिद रशीदी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। साजिद साहब, जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, पीएफआई का नाम निकलकर सामने आता है, भड़काऊ पोस्ट, भड़काऊ भाषण, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये जो संगठन सामने आया है, इसका डमी संगठन, तो आपने इसको कंफर्म कर लिया है कि उसी का डमी संगठन है? बिल्कुल, ये पुलिस कह रही है कि उसी का डमी संगठन है। नहीं, उसकी जांच हो चुकी है, जांच चल रही है। कल तो बयान सामने आया है, आज आपने जांच भी कर ली। जांच चल रही है, जांच कर ली नहीं, जांच चल रही है। साजिद साहब, इसके लिए जांच होगी। जांच में जो भी निकल कर आएगा, अगर वो वाकई उसका संगठन है और इन्होंने देश के खिलाफ कोई काम किया तो उसके लिए एक्शन लिया जाएगा। आप लोग क्या करते हैं टीवी वाले, मीडिया वाले, कि जैसे ही कोई मुसलमान पकड़ा गया उसका सबसे पहले मीडिया ट्रायल कर देते हैं।
वो हालांकि बाद में 5 साल के बाद 10 साल के साजिद बाद साहब, मीडिया ट्रायल नहीं होता है। ये जब खबर आती है और उस खबर की पुष्टि हो जाती है, जब पुलिस इस पर काम करती है, तभी मीडिया इस खबर को उठाता है। मैडम थोड़ा सुनिए, हजारों बच्चे आज भी आतंकवाद के नाम पर जेल में हैं, जिनका मीडिया ट्रायल करके आप लोग उनको आतंकवादी बना देते हैं, घोषित कर देते हैं बगैर जांच के, फिर उनकी जांच होती है 4-5 साल। चलिए साजिद जी, मोहसिन रजा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मोहसिन रजा साहब, पीएफआई का नाम एक बार फिर से निकलकर सामने आया है बहराइच मामले में। देखिए, हम लोग पहले से कैसे चले आए हैं, हमारी एजेंसियों ने भी कहा हुआ है, बाकायदा तरीके से प्रूफ मौजूद है कि पीएफआई हो, सिमी चूंकि एक आतंकी संगठन था, बैन हुआ, उसके लोग कहाँ गए? सिमी को बैन किया था, हमारे मित्र बोल रहे हैं, कांग्रेस से हैं, वो भी अभी भी कह रहे हैं कि बहुत से बच्चों को बंद कर दिया गया है, जो आतंकवादी बताकर बंद कर दिया गया है। तो अभी भी दर्द अगर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों को है, वो उन लोगों का है जो देश में माहौल खराब करना चाहते हैं, उन्हीं को लेकर उनके बयान आते हैं, उनकी हमदर्दी में आते हैं। साजिद जी की बात हम सुन रहे थे, उनका कहना था कि जांच हुई नहीं, मीडिया ट्रायल पहले शुरू हो जाता है। क्या हम इसको इस तरह से देखें या इस तरह से देखें कि अगर कोई मौका मिला तो फौरन इस तरह के पोस्ट जिसमें धार्मिक उन्माद को भड़काया जा सकता है? कितने लोग इस हिंसक, अगर हिंसा हुई तो कितने लोग हिंसा की चपेट में आएंगे, उन सब बातों का भी तो ध्यान रखना होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह, मैंने कहा ना कि अभी आपने देखा 5 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जब एक निर्णय आ गया, 5 तारीख को जब भूमि पूजन शुरू हुआ, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के बयान आए हैं कि वहां पर गलत मंदिर बन रहा है, और उसके समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, इनके सांसदों के बयान आ रहे हैं। तो ये अपनी कितनी शर्मनाक बात है, इसके पीछे भी एक साजिश नजर आ रही है, इसको आप इससे इनकार नहीं कर सकते। ये एक साजिश है। ये बताइए, इस्लामिक कट्टरवाद को और जबरन धर्मांतरण के लिए और सीए में जब हिंसा हुई थी तब भी इस पीएफआई का नाम सामने आया था, तब आपकी सरकार ने बहुत गिरफ्तारियां की थी। अब ऐसे लोगों पर जो कि सोशल मीडिया पर नफरत की फैक्ट्री चला रहे हैं, इन पर कैसे शिकंजा कसेंगे और कितने लोगों को गिरफ्तार आने वाले वक्त में किया जाएगा? देखिए, जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का भी मुकदमा चलेगा, और जो भी दोषी होंगे सख्त सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। साजिद जी हम लगातार पोस्टर भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, मोहसिन रजा साहब, साजिद जी भी हमारे साथ हैं। साजिद जी, हम लगातार वो पोस्टर दिखा रहे हैं जिसमें शिलान्यास के दिन क्या बातें लिखी गई थी। अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो भी आप देखेंगे कि किस तरह से भड़काऊ बातें इसमें लिखी गई है। इसको लेकर आप ये कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, क्या ऐसे लोगों पर आप ये नहीं कहेंगे कि कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह से भड़काऊ पोस्टर और भड़काऊ पोस्ट जारी करने को लेकर? मैंने आपसे क्या कहा है? आप तो सवाल से पहले दूसरे के यहाँ पहुंच जाते हैं। आप सवाल का जवाब तो पूरा सुनिए जी, बताइए। मैंने ये कहा है कि जांच उसकी चल रही है, जांच में जो लोग दोषी पाए जाएंगे, अगर वाकई वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कौन कहता है कि कार्रवाई ना की जाए उनके खिलाफ? लेकिन सबसे पहले उसका मीडिया ट्रायल कर देना और उनको जानबूझकर जो है आतंकवादी और क्रिमिनल घोषित कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? मीडिया जो है चौथा स्तंभ है, आप लोगों को इंसाफ से काम लेना चाहिए। नहीं तो साजिद भाई, सवाल ये है कि क्या आप मानते हैं जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इनका पीएफआई से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका एसडीपीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, ये नफरत के पोस्टर या नफरत की फैक्ट्री नहीं चलाते हैं, उनका बचाव कर रहे हैं आप? सुनिए, बताइए, आप उनका बचाव कर रहे हैं आप? धार्मिक उन्माद पता किसे कहते हैं? धार्मिक उन्माद कहते हैं जो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के नाम पर घटित हुआ था अयोध्या के अंदर। और जो सीए को लेकर हुआ वो क्या था? जो सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर हुआ वो दंगा, वो हिंसक बातें नहीं, जिस चीज को लेकर किया गया था साजिद साहब, आप कैसे कह सकते हैं धार्मिक उन्माद से बाबरी मस्जिद को लेकर हुआ था वहां पे? अरे सुनिए, आप खुद गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल होता है। आप जवाब नहीं सुनेंगे, बताइए। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हलफनामा दिया था कि मैं मस्जिद को टूटने नहीं दूंगा, लेकिन आज वही मुख्यमंत्री जो आजकल गवर्नर हैं वो कह रहे हैं कि अगर बाबरी मस्जिद नहीं टूटती तो राम मंदिर नहीं बनता। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अभी तो झांकी है और मथुरा और काशी बाकी है, और जो लोग ये कह रहे हैं एक धक्का दो और जामा मस्जिद दिल्ली की गिरा दो, धार्मिक उन्माद ये होता है। मोहसिन रजा साहब, साजिद धार्मिक उन्माद किसे साजिद रशीदी जी जो कह रहे हैं कि धार्मिक उन्माद क्या होता है उसको समझना जरूरी है। वो बाबरी मस्जिद को तो धार्मिक उन्माद मानते हैं लेकिन बाकी चीजों को नहीं। देखिए, पहली चीज तो जिस तरह से उनका एक कल बयान, बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान आया, बहुत सीनियर है लेकिन उनका एक कल बहुत ही साजिद साहब का बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान आया, जो देश में सौहार्द को तोड़ने वाला बयान है, जिसमें एक समुदाय को उकसाना और ये कहना कि हम
दूसरे मुल्क का हवाला देते हुए कि हम कल को जब मंदिर बन जाएगा तो हम इसको तोड़ देंगे जब हमारी ताकत आएगी। तो ये बयान अगर धार्मिक या इसको किस उसमें श्रेणी में लिया जाएगा, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया उन्होंने। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया सर्वसम्मति से, पूरे देश ने 130 करोड़ लोगों ने उस निर्णय को माना और उसके बाद वहां भूमि पूजन और आज निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो उस पर टिप्पणी करना सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ भी टिप्पणी करना है और देश के संविधान और देश के खिलाफ भी टिप्पणी करना है। साजिद जी, मैं जवाब दे दूं? जी जी। मोहसिन भाई, आप यूपी में मिनिस्टर हैं, मैं आपका भी सम्मान करता हूं, लेकिन आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि कोई भी सीएम या पीएम वो धर्मनिरपेक्ष होता है या किसी धर्म या किसी जाति का होता है? देश का जो संविधान है वो ये कहता है कि सीएम और पीएम जो है संविधान की शपथ लेकर और ये कहकर कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा, मैं किसी जाति धर्म या व्यक्ति का जो है कोई इस तरह से उसकी रियायत नहीं करूंगा। कोई भी पीएम या पीएम मस्जिद मंदिर बनाने के लिए नहीं होता। अब आप सुनिए, अब आप जवाब सुन लीजिए, बनाने पहुंच गए। जवाब सुन लीजिए, 1 मिनट सुनिए, जवाब सुन लीजिए। अरे जवाब सुनिए और मेरा जवाब सुनिए। पूरा नहीं हुआ सर। धर्मनिरपेक्ष होता है पीएम, लेकिन उसका एक धर्म होता है। मोहसिन भाई सुनिए, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। अब आपकी बात मैंने आ गई ना, आपकी बात आ गई, मेरा जवाब सुन लीजिए। अभी जवाब सुन लीजिए, जवाब तो सुनिए, जवाब सुनना, जवाब ही तो सुनना है आपको। जवाब सुनिए ना, जवाब सुनिए ना। मोहसिन जी, साजिद जी को अपनी बात कंप्लीट करनी, फिर जवाब दीजिएगा इन्हें आप। सुनिए, जब योगी आदित्यनाथ से एक पत्रकार ने ये पूछा कि कल को जब मस्जिद का शिलान्यास होगा तो क्या आप उसमें भी जाएंगे, तो योगी ने कहा कि क्योंकि मैं योगी हूं इसलिए किसी मस्जिद के शिलान्यास में नहीं जाऊंगा। ये कट्टरवाद है या धर्मनिरपेक्षता है, मुझे बता दीजिए। जब आप मंदिर के शिलान्यास में जा रहे हैं, अगर मस्जिद बनने लगे, मस्जिद का शिलान्यास होने लगे, असल तो मैं उस जगह के लेने के ही खिलाफ हूं, लेकिन अगर किसी वजह से वहां मस्जिद बनने लगे तो क्या सीएम को? लेकिन उसके साथ साजिद जी एक बात योगी जी ने और कहा था कि क्या मुझे मुस्लिम समुदाय बुलाएगा किसी मस्जिद में, क्योंकि अगर कोई बाहर से आता है तो उसे काफिर कहा जाता है। नहीं, उन्होंने ये कहा था। आप गलत बयान कोड कर रही हैं उनका। उन्होंने ये हमारे पास बयान है साजिद जी, उन्होंने ये भी कहा था कि क्या मुझे बुलाएंगे। बताता हूँ ना क्या बयान था, सुनिए। उन्होंने ये कहा था हंसकर कि मुझे बुलाया नहीं जाएगा और मैं जाऊंगा भी नहीं, ये बयान है उनका, सुन लीजिए। तो वो भी तो कहा था कि मुझे बुलाया ही नहीं जाएगा। नहीं, बुलाया नहीं जाएगा और मैं जाऊंगा भी नहीं। तो क्या सीएम को ये बयान देना ठीक है? सीएम को ये कहना चाहिए था कि अगर मुझे बुलाया जाएगा तो जरूर जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, मैं सीएम हूँ प्रदेश का। मोहसिन भाई दीजिए। पहली चीज तो उन्होंने जो सवाल उठाए थे, अभी जो अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर सवाल शुरू किया था, वहां से मैं शुरू होता हूं। जो उन्होंने सवाल पूछा साजिद जी ने, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में सर्वोच्च पुरस्कार अगर उनको दिया है तो इस्लामिक कंट्री ने दिया है। वो आपको पता है यूएई के अंदर, उनको सऊदी अरब के अंदर, और उन्हें जब हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में इंदौर में मस्जिद के एक बड़े प्रोग्राम में बुलाया गया था, तो वहां भी हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे और उसने बड़ा सम्मान किया था, मस्जिद में भी गए थे। तो इसलिए वो आज, और चूंकि वो एक प्रधानमंत्री हैं, उनको बहुसंख्यक समाज ने बुलाया, वो वहां पर भी गए। तो इसलिए ये कहना, आप एक सीधा तरीके से जो आप आरोप लगा रहे थे, तो सऊदी अरब से पूछिए कि अपना सर्वोच्च पुरस्कार क्यों दे दिया उन्होंने माननीय हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय मोदी जी को। सऊदी अरब ने अपने सऊदी रत्न से नवाजा है उनको। और अबू धाबी के अंदर उन्होंने जब मस्जिद के लिए जमीन मांगी, मंदिर के लिए जमीन मांगी, अबू धाबी एक इस्लामिक कंट्री है, वहां पर उन्होंने मंदिर के लिए मांगी जगह, तो मंदिर के लिए जगह दी गई, मंदिर का निर्माण हुआ है वहां पर। बिल्कुल, तो ये कौन से मुसलमान है जो बातें कर रहे हैं? वसीम रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम साहब, जिस तरह से, ठीक है, ये सारी बातें हो रही हैं पीएफआई की तरफ से, जिस तरह से बहराइच में किया गया है शिलान्यास वाले दिन यानी 5 तारीख को कुछ भड़काऊ पोस्ट जारी किए गए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बात बराबर पीएफआई की हो रही है और भड़काऊ भाषण और धार्मिक उन्माद फैलाने की हो रही है इस तरह के संगठनों पर। देखिए, ये बहुत खतरनाक बात हुई है। देखिए, एक हिंदुस्तान में वो झगड़ा जिसको बाबर के जमाने में 1529 में जन्म दिया गया था और वो समाप्त हो गया 2020 में, 2019 में,
यानी कि अब इतनी लंबे लगभग 500 साल तक उस झगड़ा चला, उसके बाद कितना उसमें कत्ल व गारद हुए, कितना खून बहा, कितने फसादात हुए, लेकिन उसके बाद वो एक संवैधानिक तरीके से उसका अंत हो गया। अब यहाँ पर जो इस तरह की कट्टरपंथी जमाते हैं, वो इस तरह के जो, अगर उनका देखिए उनका मिशन क्या है, उनको न मस्जिद से मोहब्बत है और न वो मंदिर से मोहब्बत करते हैं, न हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। उनका मकसद सिर्फ हिंदुस्तान में खून खराबा, फसाद या तासुब को पैदा करना है। अब उन्हीं ने देखा, जब तक कि ये झगड़ा चला तब तक तो उन्हीं ने दूसरे तरह से तासुब को पैदा किया। अब जब ये झगड़ा सॉल्व हो गया, पूरे हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया, हर मुसलमान ने उसको मान लिया, कहीं से कोई विरोध के तासुब के अल्फाज जो थे वो उभरे नहीं, तो अब इन्होंने दूसरे मिशन के लिए आगे बढ़े, क्योंकि ये हार नहीं मान रहे, ये तो बाहर से फंडेड लोग हैं हिंदुस्तान में। देखिए हिंदुस्तान में ये उस तरह के, आपको वसीम साहब की हेलो साजिद साहब, देखिए वसीम रिजवी मरफूल कलम है, मैं इसकी बात का जवाब नहीं दूंगा। मोहसिन साजिद साहब, आप मेरी बात का जवाब ही नहीं दे सकते। आप ये बताइए कि मैं इनकी बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। शिया समुदाय भी इनको नहीं मानता, खैर चराई नहीं थी, शिया समुदाय भी इनको नहीं मानता, तो इनकी बात का जवाब मैं दूंगा। ठीक है, उन्हें नहीं मानते, लेकिन उनके सवालों का तो जवाब साजिद साहब आप दे सकते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट से हार चुके, उसके बाद आप उसको मस्जिद कह रहे। बिल्कुल नहीं दूंगा इस आदमी के सवाल का जवाब। आप जवाब दे ही नहीं सकते खालिद अशीर साहब, आप जवाब दे ही नहीं सकते। मोहसिन भाई मुझसे 10 सवाल करे, मैं जवाब दूंगा। कोई दुनियावी जवाब नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकते। इनके साथ मीडिया पर आप आरोप लगा सकते हैं, एंकर के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वसीम रिजवी के सवालों का जवाब देने में दिक्कत क्या आपको? तो मैं कैसे जवाब दूं इसका? और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिस मुल्क में आप रहते हैं, उस मुल्क के कानून को मानना आपका मजहबी फरीज़ा है। आप उस कानून के तहत अपना मुकदमा हार चुके हैं, उसके बाद आप तासुब पैदा कर रहे हैं, उसके बाद आप इस तरह से हमारी जो मुसलमानों की जनरेशन है, नौजवान तबका है, उनके दिलों में तासुब का जहर बोल रहे। आप जवाब क्या देंगे? आप जवाब देने के लायक ही नहीं है, आप दीजिए ना जवाब शरई तौर पर। अच्छा ठीक है साजिद साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप योगी और मोदी को कहते हैं कि वो एक प्रधानमंत्री है, एक मुख्यमंत्री है, वो किसी एक समुदाय के नहीं है, लेकिन अगर जिस तरह से आपने भी बात की, आपने बाबरी मस्जिद को तो धार्मिक उन्माद बताया, लेकिन बहराइच में जिस तरह से हुआ, सीए को लेकर हिंसक का झड़प जिस तरह से, उस पर किसी तरह की कोई बात नहीं, तो आप भी तो एक पक्ष ले रहे हैं, एक समुदाय का पक्ष या अपनी तरीके की बातें कर रहे हैं। आप फिर मेरी बात को गलत कोड कर, मैंने कहा कि उसकी जांच चल रही है, जांच में अगर कोई गलत पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बगैर किसी जांच के आप अरे भाई आप एक बात ये बताइए कि उसकी तो जांच चल रही है, लेकिन जो मुकदमा आप हार गए हैं उसका रोना अब आप क्यों रो रहे? उस मामले में तो आप ये कहकर बच रहे हैं कि जांच चल रही है। ये आदमी कौन है? मैं वसीम रिजवी बोल रहा हूँ जनाब। ये आदमी, ये वसीम रिजवी रहता कहाँ है भाई? आप किसी जवाब चलिए ठीक है साजिद साहब और वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार पीएफआई ने जिस तरह से चीजें फैलाई, चाहे वो धार्मिक उन्माद से जुड़ी हो, पोस्ट को लेकर हो, वो कह सकते हैं कि अपने आप में ये भड़काऊ चीजें थी। इस पर लगातार जांच जारी है और इसी को लेकर अब बहराइच में भी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब देखना होगा आगे सरकार इस पर किस तरह का कदम लेती है और किस तरह से जांच आगे बढ़ती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है।